तो एक बार सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम बीपीओ के पंचायती राज के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25 से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इनका एनालिसिस भी किया जाएगा साथ ही साथ। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने यहाँ पंचायती कानून बनाया था। अशोक मेहता समिति की जब सिफारिशें आई थी तो 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने यहाँ पे पंचायती राज कानून बनाए थे इसी की सिफारिशों के आधार पर। उनमें से एक राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल। ठीक है। दूसरा कर्नाटक और तीसरा आंध्र प्रदेश। इन तीनों स्टेट ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने यहाँ पर कानून बनाए थे जो पंचायती राज के कानून होते हैं। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी स्थापना जनता सरकार ने 1977 में की थी। इस समिति के अध्यक्ष अशोक मेहता ही थे और समिति का मकसद पंचायती राज की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार वजहों का पता लगाना और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना था। आगे बात करेंगे कि समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। अगस्त 1978 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस स्तर को अपनाने की सलाह दी थी। तो देखिए, ग्राम पंचायत या मंडल पंचायत या क्षेत्र पंचायत या गौण पंचायत, इन्होंने सिर्फ दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। ठीक है, जिसमें एक मंडल पंचायत था और एक जिला पंचायत था। ठीक है, 2 स्तर पर इन्होंने अपनाने की सलाह दी थी पंचायती राज को, तो ये मंडल पंचायत इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिला स्तरीय एजेंसी और विधायकों की एक समिति द्वारा नियमित सामाजिक ऑडिट होना चाहिए। यह सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा की गई थी? तो यह सिफारिश भी अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। इन्होंने कहा था कि जिला स्तरीय एजेंसी और विधायकों की एक समिति बनाई जाए और वो नियमित सामाजिक ऑडिट करे। जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं उनका नियमित ऑडिट होना चाहिए। ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किसके द्वारा एल.एम. सिंघवी समिति का विरोध इस आधार पर किया गया था कि पंचायती राज को संविधान में कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। जब एल.एम. सिंघवी समिति की रिपोर्ट आई थी तो उस समिति ने कहा था कि पंचायती राज अभी तक इसलिए सफल नहीं हो पाया है क्योंकि इसके प्रावधान हैं जो वो अनिवार्य नहीं है। यदि हम इसको संविधान में जगह दे देंगे तो इसके जो भी सारे प्रावधान होंगे पंचायती राज से संबंधित वो सारे अनिवार्य हो जाएंगे, राज्यों को लागू करने ही होंगे। ठीक है। लेकिन इस चीज का विरोध एक समिति ने किया था, एक आयोग ने किया था और वो आयोग था सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग ने इस आधार पर विरोध किया था कि पंचायती राज को कोई भी जगह संविधान में देने की जरूरत नहीं है। ये चीज कही थी सरकारीय आयोग ने। ठीक है। ये एल.एम. सिंघवी है। इन्होंने 1986 में इस समिति का गठन किया गया था पंचायती राज संस्थाओं की सुदृढ़ता के लिए। सिफारिश करनी थी इस समिति के द्वारा। एल.एम. सिंघवी समिति भारत में पंचायती राज से जुड़ी एक समिति थी। इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार ने साल 1986 में किया था। ठीक है। अगर और बात करें तो इस समिति के अध्यक्ष भारतीय न्यायविद एल.एम. सिंघवी थे। इस समिति का मकसद पंचायती राज संस्थानों को पुनर्जीवित करना और उनमें सुधार करना था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। ठीक है। 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में किसकी सिफारिशों पर पेश किया गया था? एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशों पर। सरकारी आयोग की स्थापना साल 1983 में भारत सरकार ने की थी। इसका मकसद केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना और संविधान में बदलावों का सुझाव देना था। ठीक है। सरकारी आयोग के बारे में ये बातें थी। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो सरकारी आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे जो न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को उत्तर प्रदेश में कब आरंभ किया गया था? तो 2018 में इसको आरंभ किया गया था, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को। इसके बारे में अन्य बातें करेंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत युवाओं को ऋण और सब्सिडी दी जाती है। इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें और देख लेते हैं कि इस योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है। उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए, सर्विस सेक्टर में यदि कोई उद्योग खोलना चाहते हैं आप, तो 10 लाख रुपए तक का ऋण आपको दिया जाएगा। इस क्षेत्र में 25% तक अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है। 25% या फिर अधिकतम 2.5 लाख, इनमें से जो भी अधिकतम होगा वो आपको सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। ये थी युवा स्वरोजगार योजना के बारे में बातें। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा मई 2019 में की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत है जो कब की गई थी, मई 2021 में। ठीक है, मई 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की, जब कोरोना काल चल रहा था। उस समय पे जो बच्चे होते थे, छोटे बच्चे जिनके माता पिता का निधन कोरोना की वजह से हो गया था, तो उनके लालन पालन के लिए जो है यह योजना शुरू की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का निधन कोरोना के कारण हो गया था, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरे पे बात करेंगे अगर, तो सरकार इन बच्चों या इन बच्चों के अभिभावकों के लिए प्रति माह 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो ये भी सही है कि एक माह में 4,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है सरकार के द्वारा, जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है, उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ये गलत हो जाए, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है हमारा। ठीक है, इस योजना के तहत 0 से 18 साल के बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आगे बात करें तो कक्षा 9 या उससे ऊपर के बच्चों को लैपटॉप भी दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। 18 साल की उम्र पूरी होने पर लाभ लेने वाली लड़कियों को विवाह के लिए 1,01,000 रुपए भी दिए जाते हैं। 1 से 18 साल के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरलाल खर्रा समिति का गठन पंचायती राज विकास के लिए किस राज्य के द्वारा किया गया था? हरलाल खर्रा समिति का गठन, हरलाल खर्रा समिति आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा जहां भी आप मॉक टेस्ट देते होंगे। तो ये समिति थी हरलाल खर्रा समिति, ये राजस्थान के द्वारा गठित की गई थी। इसके बारे में अगर अन्य बातें करें तो श्री हरलाल खर्रा की अध्यक्षता में सन 1990 में ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं तथा उनकी वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस समिति का गठन किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। आगे बात करें तो इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं पर पंचायती राज संस्थाओं का नियंत्रण बढ़ाने तथा पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान देने तथा जिला परिषद के अधीन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को पंचायतों में उचित प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की थी? ये किसके द्वारा की गई थी? जीवीके राव समिति के द्वारा। इसमें इन्होंने कहा था कि एससी, एसटी, महिला, ओबीसी सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए पंचायती राज की संस्थाओं में। आगे बात करेंगे कि इसका गठन जीवी के राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए किया गया था तथा इसने जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देने तथा पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव की भी सिफारिश की थी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश का। और लखनऊ के कहाँ पे? शहर अलीगंज, अलीगंज ये कस्बा होगा लखनऊ शहर के अंतर्गत ही। तो यहाँ पे ये पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उपस्थित है। इसे प्रेट भी कहा जाता है, प्रेट। ठीक है, यह संस्थान लोहिया भवन में स्थित है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लोहिया आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन है 13 अगस्त 2012, 24 मार्च 2013, 2 फरवरी 2006 या फिर 17 अक्टूबर 2020। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24 मार्च 2013। लोहिया ग्रामीण आवास योजना, इस तरीके के आवास बनाए जाते थे लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख भी सकते होंगे, यहाँ लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे हम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 24 मार्च 2013 को लोहिया ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ उन्नाव के विकास खंड सिकंदरपुर सिरौसी के बंधनपुर ग्राम से किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। अतिरिक्त जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे तो पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जा सकता है? ठीक है, किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगर पालिका किस धारा के अंतर्गत घोषित किया जाता है? जैसा पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में कहा गया है? तो ये है धारा 8। धारा 8 में कहा गया है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है।
आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर अगर अन्य धाराओं की बात करें तो धारा 15 में क्या है, ग्राम पंचायत के कार्य। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्य दिए हैं यहाँ पर धारा 15 में। ठीक है, धारा 22 में, धारा 22 में आपका है ग्राम पंचायत के द्वारा अध्यावेदन या सिफारिश करनी है कुछ भी, तो ग्राम पंचायत के द्वारा कौन कौन सी सिफारिश की जा सकती है या अध्यावेदन कौन से दिए जा सकते हैं जिला स्तर पर। ठीक है, तो धारा 22 में आपका ये दिया हुआ है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 14 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। धारा 14 है ग्राम पंचायत के प्रधान को हटाने के संबंधित प्रावधानों से। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके गलत कथन का चयन करना है। केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के बारे में बात करना है, तो इनकी नियुक्ति वित्त आयोग के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, या फिर दूसरा स्टेटमेंट है सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो अगर देखें हम, इनकी नियुक्ति वित्त आयोग के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है क्या, नहीं। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों की नियुक्ति की जाती है, चाहे वो अध्यक्ष हो वित्त आयोग का चाहे सदस्य हो। और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं की जा सकती, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो उपर्युक्त दोनों कथन गलत हो गए, क्योंकि सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ी कुछ और बातें देख लेते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए की जाती है। सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होते हैं, बशर्ते कि उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया हो। आगे बात करेंगे, वित्त आयोग के अन्य सदस्यों का चयन ऐसे लोगों में से किया जाता है जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रहे हैं या नियुक्त होने के योग्य हैं। ठीक है, सरकार के वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान रखते हैं। एक सदस्य इससे होना चाहिए, एक सदस्य इससे होना चाहिए, एक सदस्य वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे हम, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अर्हता के संबंध में सही कथन का चयन करना है, कि यानी कि अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है तो उसकी अर्हता क्या होनी चाहिए। तो वह अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, या फिर उसने किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, या फिर वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखता हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है उसके लिए सिर्फ एक अर्हता होती है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन ऐसे लोगों में से किया जाता है जिन्हें सार्वजनिक मामलों में अनुभव होता है। ठीक है, सार्वजनिक मामलों में अनुभव है तो वह वित्त आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है। चार ऑप्शन है, पेयजल, लघु वन उपज, तकनीकी शिक्षा। ठीक है, और अगला ऑप्शन है परिवार कल्याण। तो आपको पता है कि परिवार कल्याण, लघु वन उपज ये सारे 11वीं अनुसूची के विषय हैं, लेकिन तकनीकी शिक्षा जो है वो 11वीं अनुसूची में कहीं भी नहीं दी गई है। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन ये कोई कर्तव्य नहीं है, ना ही कोई कार्य है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो उत्तर प्रदेश में 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 1 अक्टूबर 2015 को 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन साल 2015 में किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूर्व एपीसी आनंद मिश्रा थे। आनंद मिश्रा को वित्त विभाग में लंबा अनुभव रहा है। वह इस विभाग के सचिव और प्रमुख सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, यानी कि वित्त आयोग के सचिव वित्त विभाग में सचिव और प्रमुख सचिव के पद पर भी रह चुके हैं, और उन्हें फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विकास के प्रशासनिक ढांचे के अनुसार जिला विकास अधिकारी के ऊपर कौन सा अधिकारी होता है, राज्य विकास समिति का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विकास आयुक्त या मंडलीय विकास आयुक्त। तो विकास आयुक्त यानी कि डेवलपमेंट कमिश्नर जो होता है वो विकास अधिकारी के जिला विकास अधिकारी के ऊपर पद होता है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता किया था। इसकी व्याख्या की बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 को की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें मदद की थी। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू किया गया था। इसका मकसद था कि ग्रामीण लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए। इस कार्यक्रम के तहत कई तरह की गतिविधियां कराई जाती थी, जिनमें शामिल थे कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहयोग, सार्वजनिक धन, शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, संचार या फिर ग्रामोद्योग। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में कार्य करने थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना कब से चल रही है? तो ये योजना कब से चल रही थी? 2015-16 से ये योजना चलाई जा रही थी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना। इस योजना के तहत कृषि स्नातकों को स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। इस योजना के तहत कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक और कृषि से जुड़े विषयों में स्नातक आवेदन कर सकते हैं। इन विषयों में उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा और मुर्गी पालन शामिल हैं। ठीक है, स्वरोजगार अगर आपको करना है तो पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा या मुर्गी पालन से संबंधित आप स्वरोजगार कर सकते हैं। आगे ये देखें तो योजना के तहत उत्तर प्रदेश में रहने वाले कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंध स्नातक या स्नातक जो कृषि और इससे जुड़े विषयों में पढ़े हों आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। यह योजना 25 नवंबर 2022 को आरंभ की गई थी। बिल्कुल सही है, 25 नवंबर 2022 को ही मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की नोडल एजेंसी यूपी रेरा है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो नोडल एजेंसी है वो है यूपी नेडा। ठीक है, यूपी नेडा इसकी नोडल एजेंसी है। इसके अंतर्गत बुनकरों को सोलर पैनल लागत का 50% सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। सही है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पावरलूम बुनकरों के कल्याणार्थ मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। सामान्य पावरलूम बुनकरों के लिए सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान देय होगा। शेष 50% या अतिरिक्त लगने वाली जो धनराशि होती है वो लाभार्थी स्वयं अपने स्रोतों अथवा बैंकों से ऋण लेकर वहन करता है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकरों के लिए सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% राज्य सरकार के अनुदान के रूप में देय होता है। यानी SC/ST के लिए 75% तक अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है यदि आप सोलर प्लांट लगाना चाहें। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी लखनऊ से। ठीक है, किसान कल्याण मिशन लखनऊ से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले सभी किसानों के लिए 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश किसान कल्याण मिशन के तहत किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और प्रदेश की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कई कदम उठाए जाते रहे हैं। इनमें से कुछ कदम ये रहे, जैसे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाती थी। इस योजना के अंतर्गत 0% ब्याज पर फसल ऋण देने की योजना को जारी रखा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए किसान कल्याण मिशन में कृषि और किसानों से जुड़ी सभी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी। इसमें बागवानी, मंडी परिषद, पशुपालन विभाग, गन्ना, खाद्य एवं आपूर्ति, मत्स्य पालन और पंचायती राज विभाग भी सहभागिता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। इस योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को की गई थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है। योजना की शुरुआत है 23 दिसंबर 1993 को की गई थी। MP लेट्स। इस योजना के तहत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए तक का विकास कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, लोकसभा सांसद कितने रुपए तक का कार्य करवा सकते हैं? 5 करोड़ रुपए तक का। राज्यसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रुपए तक के कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य सांसद द्वारा अपने अपने क्षेत्र में केवल सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना था। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे केवल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे केवल सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण नहीं करना था, अपने निर्वाचन क्षेत्र को हर तरीके से आपको डेवलप्ड बनाना था। आप कोई भी कार्य सुझा सकते थे वहाँ पे, जो भी आपको विकास की कमी लग रही थी उन विकास कार्यों को आप करवा सकते थे अपनी सांसद निधि से। आगे बात करेंगे हम स्मार्ट शासन में
जो एम शब्द है, स्मार्ट शासन में जो एम शब्द है, इसका क्या अभिप्राय है? मैच्योर, मोरल या माल प्रैक्टिस या मेट्रोपॉलिटन? तो इसका मतलब क्या है? मोरल। तो स्मार्ट शासन का मतलब है सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन। ठीक है, ये 5 शब्द हैं, यहाँ पे पाँचों का मतलब लिखा हुआ है। इसमें प्रौद्योगिकी और नवाचार का इस्तेमाल करके बेहतर निर्णय लेने और योजना बनाने में मदद की जाती है स्मार्ट शासन के अंतर्गत। आगे बात करें तो स्मार्ट शासन से जुड़ी कुछ खास बातें देख लेते हैं कि स्मार्ट शासन में सरल प्रशासन का मतलब है कि सरकार के नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक के जरिए सरल बनाया जाए। स्मार्ट शासन में नैतिक प्रशासन का मतलब है कि राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी में नैतिक मूल्यों की एक नई प्रणाली का विकास किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली उत्तर प्रदेश में कब से लागू है? ये कब से लागू है? 8 जनवरी 1977 से उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली उत्तर प्रदेश में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे तो ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन 1 महीने में कितनी बार किया जाता है? 1 महीने में इसका आयोजन 1 बार किया जाता है ग्रामीण पोषण दिवस का। ठीक है, पहले ये 2 बार किया जाता था लेकिन अब हाल में 1 बार किया जाने लगा है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। इस दिन समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिन ग्रामीण इलाकों के लोगों को बीमारियों की रोकथाम के बारे में जानकारी दी जाती है और इस दिन का आयोजन गांव के नजदीक किया जाता है ताकि लोगों को यात्रा और खर्च करने की जरूरत न पड़े। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो ग्राम पंचायत सचिव के कार्यों को निर्धारित करने का काम किसका होता है? ये काम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार ही ग्राम पंचायत सचिव के कार्यों को निर्धारित करेगी। यदि कोई स्पेशल कार्य करवाना होता है उसे ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा तो वो अपने विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन के जरिए उन कार्यों को ऐड कर सकती है। आगे बात करेंगे हम ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्न में से किसका होता है? ठीक है, तो ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किस पर होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी पर यानी वीपीओ पर इसका दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो ग्राम पंचायत द्वारा लगाई गई कर अथवा शुल्क के विरुद्ध अपील किस धारा के अंतर्गत की जाती है? यदि ग्राम पंचायत ने कोई कर लगाया या कोई शुल्क लगाया है उसके विरुद्ध आप अपील करना चाहते हैं ग्राम पंचायत के नागरिक होने के नाते तो आप वो धारा 37 का के अंतर्गत कर सकते हैं अपील। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर भूमि प्रबंधन समिति के कार्यों संबंधित प्रावधान पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में किए गए हैं? भूमि प्रबंधन समिति के कार्य, तो भूमि प्रबंधन समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? 28 का के अंतर्गत। ठीक है, 28 का में आपकी भूमि प्रबंधन समिति की स्थापना की गई थी और कार्यों से संबंधित धारा कौन सी है? 28 खा। धारा 28 खा में आपको भूमि प्रबंधन समिति के कार्य मिल जाएंगे। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है? यहाँ पे हम चारों ऑप्शन देख रहे थे। राज्य द्वारा दिया गया ऋण या अनुदान ये होता है। पशुओं की बिक्री पर कर ये भी होता है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त अनुदान तो ये भी होता है। टोल टैक्स ये नहीं होता है, यानी कि टोल टैक्स यहाँ पे ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं होता है। ये आपका नगर पंचायत के अंतर्गत आ जाता है। नगर पंचायत या नगर पालिका के अंतर्गत टोल टैक्स आ जाता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की आय का ये स्रोत नहीं होता है। तो इस तरीके से आज हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे और यदि पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े आगे क्लास लाने का। ठीक है, ये इस तरीके के 10 प्रैक्टिस सेट पूरे करवाए जाएंगे। 10 प्रैक्टिस सेट में आपके लगभग 300 से 350 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी वीडियोस को लाइक करते रहें। ठीक है, और यदि आप लोग हमारे वीपीओ के फुल कंटेंट बेस से जहाँ पर हम डेली क्विज भी करवाते हैं। ठीक है, अभी हाल तो इसमें रिवीजन चालू होगा। 1-2 दिन से रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेली क्विज मिलती हैं, आपको पूरा कंटेंट मिलता है यूपी से लेके कंप्यूटर और पंचायती राज योजनाओं का अलग कंटेंट दिया गया है जिसमें 250 से 300 योजनाएं इस बैच में हमने कवर की हैं। ठीक है, जिनको भी ज्वाइन होना है इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी फ़ीस है जो वो 299 रुपी है, पेड कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं और तैयारी भी उनकी यहाँ से बहुत अच्छी हुई है हमारे कंटेंट को पढ़ के। ठीक है, योजनाओं का एक सेपरेट मटेरियल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जल जीवन मिशन इनकी सबकी अलग से पीडीएफ और स्पेशल तरीके से इनको पढ़ाया गया है आप लोगों को।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।